हेलो। आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है क्या? एक बार यस कर दो सभी विद्यार्थी। वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार सभी विद्यार्थी यस कर दें अगर क्लियर वॉइस वॉइस आ रही है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग आज हम सीखने वाले हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट। और आगे की जो चीजें हैं वो कंटिन्यू करेंगे एज ए थ्योरी। साथ के साथ में अ, सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सबसे अच्छी बात यहां लिखी गई है बोर्ड पर कि लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर एंड डिफीट। अगर आप कुछ भी चीज सीखना चाहते हैं तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप सीख रहे हैं तो आपसे गलतियां भी होंगी और आप हारेंगे भी, बट जीतेंगे भी आप ही, क्योंकि आप उन गलतियों से सीखेंगे। आप गलतियों से भागेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों को सीखना है और हारना है, और ये एक लर्निंग का प्रोसेस है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके साथ ही जाति क्यों हो रही है। जाति आपके साथ नहीं हो रही है, आप एक उस फेज में हैं जहां आपको बढ़िया से बढ़िया चीजें मिल रही हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। आइए। हाँ, और आज आप लोगों के लिए अभी 11 बजे क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर, अभी 11 बजे, अभी सुबह जब 11 बजेंगे ना, तो सुबह 11 बजे क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर एक बढ़िया अनाउंसमेंट करने वाला हूं। आपके आपका आपका पूरा एक बैच लेकर आने वाला हूं मैं, जहां पर आपको जीके की भी टेंशन खत्म है, जीएस की भी टेंशन खत्म है, आपको क्या कहते हैं, रीजनिंग की भी टेंशन खत्म है, और आपको मैथ की भी टेंशन खत्म है। और मैथ की तो वैसे ही है क्योंकि आप तो फाउंडेशन में जुड़े हुए हो, लेकिन इस बैच में भी मैथ रहेगी, मेरी क्लास रहेगी इसमें। ठीक है, तो 11 बजे मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका प्राइस है, कब से जुड़ सकते हो, फ्री क्लासेस कितनी मैं आपको देने वाला हूं, और फ्री क्लासेस के बाद ही आप जुड़ पाएंगे। पहले आपको फ्री क्लास मिलेंगी, ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है कि कौन कौन कैसे कैसे पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो अभी सुबह 11 बजे आप क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर जरूर जुड़िए। ठीक है, चलिए आज सीटीएम नहीं, आज सीटीएम नहीं होगा, आज ये होगा। आज इसके बारे में बताया जाएगा क्योंकि ये जिंदगी बनाने का सबक है। आप सबका सपना पूरा होगा। ठीक है, चलिए आइए, उसी के लिए हम आगे मेहनत कर रहे हैं सभी। मतलब मैं तो दिन भर यही सोचता रहता हूं कि क्या बेटर आप लोगों के लिए कर जाऊं। अब आते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट की थ्योरी पर। कल हमने रेट तो निकालना सीख लिया था, कल हमने फॉर्मूला लिखना भी सीख लिया था कि फॉर्मूला कैसे आता है। सभी लोगों ने रिवीजन कर लिया, हाँ या ना में जवाब दे दो। और जहां तक हमने क्वेश्चन कराए वहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहां तक हम पढ़ा चुके हैं। अब हम बात कर रहे थे टाइम की, और टाइम अलग अलग तरीके से चलता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कोई फर्क नहीं है यहां पर। तो अगर साल में दे रखा हो, अगर मंथ में टाइम दे रखा हो, तो मंथ के लिए जैसे मान लो 1 मंथ है, तो 1 मंथ का मतलब इसको ईयर में बदलने के लिए आपको साल में बदलना पड़ेगा। 1/12। 2 महीने को अगर आप साल में बदलते हो तो 2/12। 3 महीने को अगर आप साल में बदलते हो तो 3/12। ठीक है, और 4 महीने को आप साल में बदलते हो तो 4/12। तो ये आपको मंथ को आपको साल में बदलना है। अब चाहे 4 महीने हो चाहे 16 महीने हो, उसको साल में बदलते हो तो 16/12। तो ये एक बात सही है कि जहां आप किसी भी मंथ को, कितने भी मंथ को आप साल में बदल सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए, क्योंकि भाई आप एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने ही तो होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक महीने में कितने साल, 1/12 साल। 2 महीने में कितने, 2/12 साल। चलिए, हाँ, अगर मैं आगे बात करना चाहता हूं डेज के बिहाफ पर, अब आते हैं हम डेज के बिहाफ पर। यदि आपको सीधा सीधा दे दिया जाए 73 डेज, 146 डेज, 219 डेज, ऐसे आपको पहले से ही दे दिया जाए कि यार इतने इतने दिन का ब्याज निकालो, तो आप इतने दिन को साल में बदलने के लिए क्या करोगे, 73/365 करोगे, 146/365 करोगे। और ये 365 का ही भाग क्यों दे रहे हो सर आप, अभी बताता हूं। क्योंकि एक साल में हम जनरली देखते हैं, एक साल में हम जनरली देखते हैं कि एक साल में आपके 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं, इसलिए हम 365 लेते हैं।
अब 365 दिन कब होते हैं ये आप मुझे बता सकते हो कि सर एक साल में 365 दिन तब होते हैं जब, एक साल में 365 दिन कब होते हैं, एक साल में 365 दिन जब होते हैं जब आपका नॉन लीप ईयर हो। नॉन लीप ईयर का मतलब हो गया जो फरवरी है वो है 28 की है, और अगर एक 366 दिन भी होता है वो क्या होता है, वो लीप ईयर वाली बात आ जाती है, और यहां बोला जाता है कि जो फरवरी है वो 29 की है, 29 डेज की। नोट कर लो, वो नॉर्मल ईयर होता है और लीप ईयर होता है। क्लियर है? चलिए, तो ऐसे दिन अगर आ जाते हैं तो आप निकाल लोगे ना आराम से। हाँ भाई, ऐसे दिन दिन में आ गया, टाइम आ गया। अब ऐसा होता है कई बार, सर स्पेशल रीजनिंग का बैच दीजिए रेलवे का सर। अरे अस्मित बता तो दिया, रीजनिंग जीके सबका एक साथ ही आएगा, पूरा कंबाइंड तैयारी के लिए, है ना। हाँ ठीक है, उसमें पंचायत नहीं करनी, आपको पढ़ने से मतलब है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, फीस को 50,000 थोड़ी ना है, फीस तो बहुत कम रखी गई है, और डेमो जो क्लास होंगी वो कैरियर ऊपर ही होंगी, है कि नहीं। फीस तो बहुत कम रखी गई है, और उसके साथ साथ मैं तो आपको, अब आप विश्वास नहीं करोगे मैंने क्या क्या प्लान किया है। मैं आपको हिंदी भी फ्री दे रहा हूं, आप और भी पेपर भरो ना, क्या दिक्कत है, हिंदी फ्री, हिंदी भी आएगी इसमें, सोचो आप, हिंदी फ्री, हिंदी का टीचर फ्री आपके लिए, पूरा पढ़ो हिंदी अगर पढ़नी है तो। आपके लिए जीके फ्री, कौन सी वाली, यूपी वाली जीके फ्री, फ्री में। बिहार की जीके फ्री, कौन करेगा इतना उसी कॉस्ट में। अब धमाके पे धमाके होंगे भैया। चलिए, अब आइए, दिमाग ना लगाइए, चलो फिर से शुरू करवा देते हो। ये हो गया भैया, अब आगे भी हो सकते हैं। हाँ सर, अरे ये बैच तो चलता रहेगा, इस बैच की टाइम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, लाइव रहेगा, ठीक है। अब हम बात करना चाहें 219, ये हो गया। आगे अब जैसे मान लो आपके सामने बोल दिया 28, 7 चौके 28 और 4 तिया 12, 292, 292 डेज आ गए, तो भी आपका क्या बन जाता है, ये अपना बन जाता है 292 अपॉन 365। तो ये 73 का टेबल है सारा, मेरी बात समझ रहे हो, 4/5, ये साल में हो गया है ना। आप समझ में आ गया ना कि आप दिनों को साल में कैसे बदलेंगे, आप दिनों को साल में कैसे बदलेंगे। सर हमेशा 365 दिन लेना है नितेश, 365 दिन तब लेना है जब नॉन लीप ईयर हो, और 366 दिन तब लेना है जब लीप ईयर हो, ठीक है। कैरियर विल पर ही होगा, मैं सब बता दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, आइए, क्लियर है भाई साहब, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। अब आते हैं सर, अभी टाइम का और बड़ा खेल होने वाला है, वो टाइम का खेल क्या है जरा समझाइए। मैंने जैसे मान लो आपको डेट्स के तौर पर टाइम दे दिया, मान लो किसी ने आपको ब्याज दिया है, मान लो आपको मैंने बोल दिया कि भाई आज कितना है, मान लो आज कितनी हो गई तारीख, आज तारीख हो गई 23 जून, मैंने आपसे बोल दिया भाई 23 जून 2023 से 25 सितंबर 2023 तक कितने दिन हो गए मेरे को बता दो। भाई मैं पूछ सकता हूं ना आपसे, बताओ कितने दिन हो गए, आप खुद काउंट करेंगे। अगर मैं बात करना चाहूं मेरे दोस्तों आपसे कि 23 जून 2023 से 25 सितंबर 2023 तक
क्या होगा? तो कहानी बहुत सिंपल है। जून कितने का होता है सर? जून 30 का होता है। 30 में से 23 घटा दो तो 7 दिन ये हो गए। जुलाई कितने का होता है? 31 का होता है। अगस्त भी 31 का होता है। ये जुलाई का हो गया, ये अगस्त हो गया, और सितंबर पूरा का पूरा 25, क्योंकि 25 तारीख तक लेना है। तो टोटल जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 6 और 8 14, 4 और 3 7 और 2 9, 94 डेज। कितना दिन आ रहा है? 94 डेज आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, चीजें क्लियर हो रही हैं? 94 डेज। तो आपको बस इतना ही लिखना है। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि कितना टाइम लगा, तो अब आप 94 डेज ही लिखेंगे। हाँ, एग्जामिनर चाहेगा कि भाई इसको साल में बदलो, तो आप साल में कैसे बदलेंगे? तो 94 बटे 365। अब मैंने 365 का ही डिवाइड क्यों किया बताओ? हाँ, बताओ। अब एक एक चीजें सब समझाऊंगा, चिंता मत करो। हाँ, अरे टेंशन क्यों लेते हो तुम? हाँ, अब कई बच्चों के मन में ये डाउट होता है सर, 23 जून से लिखा हुआ है, तो 23 तारीख क्यों नहीं लिया आपने? मतलब यहां 95 डेज होना चाहिए। ऐसा अक्सर होता नहीं है डियर। हाँ, क्यों नहीं होता मैं बताता हूं। मान लो आप जिस दिन आप किसी से पैसा उधार लेकर आओ, नॉर्मल बात में यही चीजें निकल कर आती हैं कि आप किसी से अगर पैसा आज उधार ले रहे हो तो ब्याज वो कल से चालू करेगा। जिस दिन पैसा उधार लिया है उस दिन से ब्याज चालू नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसके पीछे ये रीजन है, क्योंकि आपने उस दिन पैसा कब उधार लिया है, कैसे उधार लिया है, किसी को नहीं पता। आपने जिस दिन पैसा लिया है उस दिन से कभी भी उधार चालू नहीं होगा आपका, कभी भी ब्याज चालू नहीं होगा। ब्याज चालू होगा अगले दिन से। तो इसलिए मैं डायरेक्टली उसमें से घटा देता हूं। तो यहां मैं कह सकता हूं इन 7 दिनों में ये 23 जून इंक्लूड नहीं है। तो मैंने ये सबको बता दिया आज कि इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है? इंक्लूड नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ, अगर लीप ईयर होता तो 366 आता, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है। तो क्या मैंने इसको साल में बदल दिया? ठीक है, आप मेरी एक एक बात को अच्छे से समझना। पहली 2 बार में 3 बार में तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कैसे निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गीता ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है, सर पैसा कब लिया है हमें नहीं पता उस दिन। ठीक है, ओके, आइए। बात को समझना, अब अगला दे रहा हूं मैं आपको। 24 जनवरी 2023 से 18 मई 2023 तक। मैंने ये लिख दिया। मुझे अब नंबर ऑफ डेज बताइए कितने दिन हो गए। और ये चीजें मुझे लिखाना बहुत जरूरी है कि बच्चों के अंदर सेंस डेवलप होगा। और पेपर में टाइम को ऐसे दे दिया डेज के फॉर्म में, तो आप कैसे निकालोगे कितने दिन लगे? आपको आता ही नहीं होगा ना। हाँ, तो अब धीरे धीरे निकालना सीखोगे, 4-5 एग्जाम्पल करोगे, अपने आप दिमाग चलने लगेगा। तो वो मैं करवा रहा हूं आपको। सर ये फाउंडेशन बैच सीजीएल वाले देख सकते हैं। भाई ये फाउंडेशन सबका बाप है, आप उसकी टेंशन मत लो। मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये फाउंडेशन अनकंपेरेबल है, ये चलता रहेगा, है ना। हाँ, आप उसकी टेंशन मत लो, आप बस पढ़ाई पर ध्यान दो, बस, है ना। चलो, अभी मैं बोलता हूं सर 24 जनवरी से, तो आप वही करोगे सर। 31 की होती है जनवरी, तो 24 घटा दोगे, यानी कि 7 दिन तो यहां निकल कर आ गए। फिर फरवरी कितने की हो जाएगी? फरवरी यहां 28 की होगी, क्यों आप खुद बताओ। और फरवरी, मार्च 31 का, और अप्रैल 30 का, मई 31 का। मई 31 लेना ही नहीं है, 18 दिन लेना है मई में।
तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 15 और एक 16 और 8 24, 4 और 3 7 और 3 10 और 1 11, 114। तो 114 दिन आ रहे हैं, 114 दिन आ रहे हैं। अब 114 दिन आ रहे हैं तो 114 बटे 365। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, आप में से कोई बच्चा गलती नहीं करना चाहिए, मैं तो एक्सपेक्टेशन ये लगाकर बैठा हूं। फिर भी अगर आप गलती करते हो तो ये सब चीजें आपको समझ में आने लगेंगी आपको अपने आप, है ना। और अब देखो कि कितना सिंपल, इंटरेस्ट बहुत सिंपल होता है, मैं भी ये मानता हूं, बट एक अगर टफ बनाना हो ना उसे, तो आपके सामने इस डेज जोन में दे देगा टाइम। भाई टाइम ईयर में दे देगा, कोई टेंशन आई क्या कल हमने किया? नहीं, नहीं है किया, ठीक है। टाइम ईयर में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब टाइम अगर ईयर में नहीं आया तो डेज में आया, और डेज में भी तारीखों में आ गया तो दिक्कत है। तो तारीख से आपको डेज निकालना आना चाहिए, अंडरस्टैंड? यही तो कॉन्सेप्ट बनता है और यही तो दम बनता है प्रश्न में, फिर पेपर और क्या करेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, आप देखना एक बार, है ना। 18 फरवरी 2020 व 19 अगस्त 2020 के बीच कितने दिन है? हाउ मेनी डेज बिटवीन, कितने दिन हैं बताइए। एक बच्चा कह रही है हेमा सर मंथ का नहीं है पता कि कितने दिन लेने हैं। अरे हेमा, ये तो मजाक कर रही है तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें मंथ ही नहीं पता कि कितने कितने दिन का महीने होते हैं? ये तो फिर तुम मजे ले रहे हो यार। सर मुझे बस बायो का क्लास लेना है, पूरा ही पढ़ाया जाएगा डियर, बायो अकेला नहीं होता, जनरल साइंस पूरा होता है, जीके पूरा होता है, तो वो तो पूरा ही आएगा, है ना। हाँ तो आप बिल्कुल ये दिमाग में बैठा के चलें कि अब पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है ना। क्योंकि ऐसे बीच बीच में से नहीं पढ़ाए जाते यार, फिर कोर्स थोड़ी कहते हैं, फिर उसको उसको तो कहते हैं टाइम पास हो रहा है। एक टॉपिक पढ़ाने के 29 रुपए थोड़ी ले लेंगे आपसे, हैं? ऐसे नहीं होता भाई, है ना। तो पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तभी सिलेक्शन होगा। आइए, 18 फरवरी 2020 व 19 फरवरी 2020 के बीच कितने दिन है सर, ये पूछा गया है आपसे, कितने दिन है। हाँ, अभी मैं फिर से बात आपसे कर रहा हूं कि भैया 18 फरवरी 2020 और 19 अगस्त 2020, पहली बात तो ये लीप ईयर है और फरवरी 29 का होगा, और 29 में से डायरेक्ट 18 घटा दूंगा, तो इतना मेरे को समझ में आ गया कि 11 दिन तो मैंने फरवरी में ले लिए। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये वैसे भी इंक्लूड नहीं है 18 फरवरी, तो ये फरवरी में हो गया। मार्च 31 का होता ही है, अप्रैल कितने का होता है? 30 का, अप्रैल मई 31 का, और ओहो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून, जुलाई और अगस्त, 19 नहीं लोगे आप, 18 लोगे आप बस। अब 18 क्यों लिया मेरे को बता दो, 2 3 और 8, 4 7 10 13 और 4 17, 171 दिन आ रहे हैं। आपके कितने आ रहे हैं? हाँ, आप लोगों के कितने आ रहे हैं? जब यार 183 बता रहे हो तुम्हें। तुम्हारा ठीक है क्या? हमने कोई गलती तो, अरे यार सॉरी, मैंने 11 नहीं जोड़ा, माफी चाहता हूँ, है ना, मैंने 11 नहीं जोड़ा ना। दो, दो और दो, 2 और 2 4, 8 और 4 12, 2 5 3 8 और 3 11 और 3 14 और 4 18, 182 दिन होगा। अब 182 दिन क्यों आए ये बता दो मेरे को आप। 182 क्यों होगा बताओ, मैंने 11 नहीं जोड़ा था, वो 11 ऊपर रह गया था। 182 डेज क्यों आया, 183 क्यों नहीं आया? सर इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने यहां बीच में बोला है,
अगर मैं प्रश्न में तक तक बोलता हूं, तक तक का मतलब ये इंक्लूड होगा। अगर मैं बीच बोलता हूं तो ये इंक्लूड नहीं होगा, 19 अगस्त इंक्लूड नहीं होगा। अंडरस्टैंड? हाँ, तो 18 ही अगस्त लेने हैं, 19 नहीं लेंगे, क्योंकि लैंग्वेज का फर्क है। लैंग्वेज में यहां बीच लिखा हुआ है ना कि इसके और इसके बीच में कितना है, तो ये तो पहले से ही एक्सक्लूड है मेरा, ठीक है। और ये अब कभी कभार एग्जामिनर भी बहुत शाना होता है, वो क्या लिखता है, जैसे कि वो लिख देगा 2 फरवरी 2020 से 17 मई 2020 और दोनों डेज को इंक्लूड करना है। हाँ, खुद लिख देता है वो कि भाई दोनों डेज को इंक्लूड करना है। कौन से डेज? जो शुरुआत और एंड के डेज हैं वो उनको इंक्लूड करना है। तो ये बोल देगा, तो अब आप कुछ कर नहीं सकते, अब चाहे से हो या बीच हो, कुछ ही हो, अब तो देना ही देना है आंसर। तो 2 फरवरी 2020, तो यहां हम ये कह सकते हैं फरवरी कितने की है, 29 की है, 29 में से 2 चले गए तो 27, लेकिन 28 लेना पड़ेगा क्योंकि यहां 2 फरवरी भी इंक्लूड है। क्या बात है सर, तो 28 दिन ये हो गए, 2 फरवरी को भी लेना है क्योंकि बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। अब 28 फरवरी हो गया, मार्च 31 हो गया, अप्रैल 30 हो गया, अप्रैल मई 17 हो गया, पूरा 17 लेंगे। तो 9 और 7, 9 और 7 16, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, 106 दिन, 106 दिन। बात समझ में आई क्या? सर आपने फरवरी को लीप ईयर क्यों लिया? हम बेवकूफ हैं, हमारा दिमाग खराब है इसलिए ले लिया हमने। सर यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन, आप टेंशन मत लो भाई, आज सारी टेंशन खत्म हो जाएगी 11 बजे। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर जुड़ना ना भूलें। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सफिशिएंट है क्या? हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है, लेकिन सचिन पूरा करवाएंगे आपका, है ना? हाँ, पूरा सिलेबस करवाएंगे, है ना? ये तो मैथ ही मैथ चल रही है, ये फाउंडेशन बैच है, आप सभी के लिए जरूरी है, ये बात तो पहले समझ लो। हाँ, जिसको अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़नी है जैसे जीके जीएस, उनके लिए भी मैं आज इलाज कर रहा हूँ, 11 बजे बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, और उसमें मेरा मैथ का बैच भी है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होना। लेकिन वो मैथ का जो बैच है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, फाउंडेशन नहीं है ना, ध्यान रखना। कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर है? लीप ईयर को कैसे पहचाने? अरे भाई बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिसमें सन जो है ना, ईयर जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाए वो लीप ईयर होता है। अभी 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है। हाँ बिल्कुल। सर रेट बता दी क्या आपने? हाँ हाँ, रेट बता दी, चलिए ओके। हाँ उसमें सब हो जाएगा, साइंस है ना। अब आगे चलें? ओके ओके, आइए आगे चलते हैं, मजा आएगा। अभी यहां पे क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट? अभी सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ आयान, वो तो सीबीटी 2 में आता है भाई, अभी से क्या करेगा पढ़ के। अभी आगे चलते हैं हम लोग, टाइम हो चुका है हमारा, मतलब टाइम वाला पोर्शन हो चुका है, अब हम आगे मूव करते हैं। कभी कभार मान लो आपको ऐसा दे दिया जाए दोस्तों कि आप है ना 4 पैसे प्रति रुपया की रेट से ब्याज दे रहे हो, तो इसका क्या मतलब होता है? मैंने आपको लिख दिया भाई 8 पैसे पर रुपया की दर से, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, 4% बोलते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, 8% बोलते हैं। नोट कर लो, ये नोट्स का हिस्सा है। हाँ चलिए इसको नोट कर लो, ये नोट्स का ही हिस्सा है। जिनको समझ में नहीं आ रहा वो सामने वाले देखे, 2 फरवरी है तो 28 क्यों लिया, नहीं समझ में आया भाई, कुछ और भी तो पढ़ लिया करो तुम। दोनों दिनों को इंक्लूड करना है, तुम लिखा हुआ तो पढ़ा करो कि क्वेश्चन क्या बता रहे हैं सर। हाँ आप मतलब पिछली वाली चीज को हर जगह अप्लाई करते हो, अरे भाई कुछ नया बताया है, यहां बीच में बताया था तो यहां इस वाले दिन को नहीं लिया, यहां पर दोनों को इंक्लूड करना है चाहे कुछ भी लिखा हो, तो किया। करोगे नहीं, दिमाग नहीं लगाते हो, क्या करें? चलिए
दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाने का खेल है सारा। आप नहीं लगाओगे तो दिक्कत आपको ही आएगी, फिर इसलिए फिर आपको रिवीजन करने पड़ते हैं 4-4 बार वीडियोस पे। हाँ ठीक है। हम्म 8 पैसे प्रति रुपया का मतलब है 8%। ये इसका मतलब है 4%। 8 पैसे प्रति रुपया का मतलब 8%। फरवरी लीप है तो 29 दिन नहीं लेंगे सर, फरवरी लीप है तो 29 दिन ही तो लेते हैं। ठीक है। 4 पैसे 1 रुपया का मतलब क्या होता है, वही तो हुआ। 4 पैसे का 1 रुपये का मतलब 4% की दर हो गई। 8 पैसे 1 रुपये का मतलब 8% की दर हो गई, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता है। तो ये कहानी है। अब आगे मूव करते हैं, चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो एक आदमी है, इसने क्या किया, एक पर्टिकुलर रेट ले ली, एक उसने समय ले लिया, और इसी आदमी ने दूसरी रेट और दूसरा समय ले लिया। ठीक है भाई साहब। अब यहां मैं कह सकता हूं कि इसका जो प्रिंसिपल है वो P1 है, और इसका जो प्रिंसिपल है वो P2 है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि इन दोनों के ब्याज का अंतर, इन दोनों के ब्याज का जो अंतर है वो दे रखा है, मान लो x दे रखा है, तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे? तो बहुत सिंपल तरीका होता है इसका। अगर ये वाला प्रिंसिपल और रेट अच्छा है, और आप करोगे P1 R1 T1 माइनस P2 R2 T2 बराबर x। सिंपल फॉर्मूला लगाना होता है। कभी रेट बराबर हो जाएगा तो कभी टाइम बराबर हो जाएगा, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। जैसा प्रश्न बोले वैसा करना है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि आपको जब मैं साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूं, तो साधारण ब्याज का सबसे पहला फोकस यही होता है कि प्रिंसिपल गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये आप सबको समझ में आता है। अच्छा, अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर आपका मूलधन और उस पर साधारण ब्याज। तो आपका जो मिश्रधन होगा वो प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल पर आर दर से टी समय में लगने वाला जो ब्याज है वो आपका मिश्रधन हो जाएगा। किसी को कोई समस्या है तो बोलिए यहां तक। ठीक है। हे भगवान, क्या करें इन बच्चों का यार। एक बच्चा बार बार एक ही कमेंट कर रहा है कि सर 29 में से 2 घटाएंगे तो 27 हो जाएगा ना, 29 में से 2 घटाएंगे तो 27 हो जाएगा ना, तो आपने 28 क्यों ले लिया? मेरे भाई मैं तेरे को 6 बार बोल चुका हूं कि यहां प्रश्न बोल रहा है कि दोनों इनको इंक्लूड करना है। यहां इंक्लूड नहीं होता है। 27 दिन अगर ले रहे हो तो 2 फरवरी इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहां इंक्लूड करने को बोल रहा है, इसलिए 28 ले रहे हैं। आप डिफरेंस तो देखा करो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। और मैं भी 6 बार बोल चुका हूं ये बात, लेकिन पता नहीं क्या जून ही रेंग रही है क्या। ठीक है, ओके। हाँ, तो यहां आपको ये बात समझ में आ गई कि भैया ये जो मैं लिख रहा हूं अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यही होता है। अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर आप किसी प्रिंसिपल पर RT/100 निकालते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है RT%। गलत कह रहा हूं क्या? देख लीजिए आप। अगर किसी प्रिंसिपल पर अगर आप RT/100 निकालते हैं तो इसका मतलब है RT%। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो रेट मेरी 10% है, समय मेरा 2 वर्ष है। रेट मेरी 10% है, समय मेरा 2 वर्ष है। तो क्या मैं आप लोगों से ये कह सकता हूं
कि 20% मेरा ब्याज होगा। ये बात सही कह रहे हो आप। कैसे निकाला 20%? 80% निकाल दिया ना, 20% आपका ब्याज हो गया। अच्छा, और क्या? अच्छा ये बताओ, अगर अमाउंट निकालना हो तो क्या करोगे? बोलो बोलो। तो अगर 20% आपका ब्याज है तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर परसेंटेज है तो प्रिंसिपल 100% होता है, तो जो अमाउंट होगा वो 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चल रहा है और चलने दो, दिक्कत क्या आ रही है तुम्हें? अभी जैसे मैं अगला देता हूं आपको, जैसे कि मैंने आपको तुरंत बोला और तुरंत जवाब देना है कि रेट मान लो 8% है और समय 4 वर्ष है, तो बताइए अमाउंट कितना होगा? बताइए साधारण ब्याज कितना होगा? प्रिंसिपल तो छेड़ो ही मत, प्रिंसिपल तो 100% ही है अगर आप परसेंटेज में ले रहे हो तो, ये बात निश्चित है। हाँ, तो आप ये देखोगे सर 8 चौके 32% तो आपका ब्याज हो गया, क्योंकि आरटी जो होता है आर गुणा टी, आरटी परसेंटेज, क्योंकि बटे 100 का मतलब परसेंटेज ही तो है, तो आरटी परसेंटेज हो गया 32 और अमाउंट कितना हो गया 132। अगर मैं बोल देता हूं आर बराबर दे दिया मैंने 7% और टाइम दे दिया मैंने आपको 3 वर्ष, तो आप मुझे बताइए अमाउंट क्या होगा? तो भैया सिंपल है, 121% होगा डायरेक्ट। पेपर में यही आता है कि भाई इसके बराबर कर दो, खत्म बात, इतना पैसा। अब ये ऐसा पैसा है जो मिलेगा किसको? जिसने उधार दिया है उसको, ब्याज समेत। गलत कह रहा हूं तो बताओ। हाँ, लेकिन ये पूरे वर्ष में ऐसा चल रहा है। अब कल को मान लो बुरी परसेंटेज आ जाती है, अभी तक तो आप अच्छी परसेंटेज पे काम कर रहे थे, अगर मान लो बुरी परसेंटेज आ जाती है तो किस पर काम करोगे? फ्रैक्शन पर। ये बात दिमाग लगाने की है बस। और शुरू से जब से हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं ये बात हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अच्छी परसेंटेज है तो नॉर्मल चल सकते हो आप, नॉर्मल चल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसी बुरी परसेंटेज आ जाए, नॉर्मल परसेंटेज हाथ खड़ा कर देता है, बोले भाई हमसे ना हो पाएगा, आप फ्रैक्शन में तुरंत उतर जाओ, फ्रैक्शन बचाएगा फिर आपको। सर अमाउंट परसेंटेज में नहीं होगा? परसेंटेज में तो होगा, सब कुछ परसेंटेज में होगा इधर तो, क्योंकि 100% निकालोगे भाई, प्रिंसिपल है आपका, और क्या। तो अब जब मान लो बुरी परसेंटेज आ गई तो आप मेरे को सोचकर बताना कि रेट मान लो मैंने 14 सही 2/7 बोल दिया और टाइम मैंने आपको 3 वर्ष बोल दिया, तो मेरे को आप बताओ कि भैया रेशो क्या होगा? साधारण ब्याज का रेशो क्या होगा? तो साधारण ब्याज का रेशो क्या होगा? अमाउंट का रेशो क्या होगा? और रेशो बोल रहा हूं, ध्यान रखना। तो यहां भी बुद्धि करनी लगानी है। यहां पर बुद्धि क्या लगाओगे यार? यहां 1/7 होता है ये। अब आपने रेट को परिभाषित किया हुआ है, सर क्या परिभाषित किया हुआ है मेरे भाई? कि 7 अगर मूलधन है तो एक साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज अगर 1 है तो 3 साल का 3 है। किसके रेस्पेक्ट में? 7 के रेस्पेक्ट में। अमाउंट क्या हो जाएगा? 3 अगर ब्याज है तो अमाउंट हो जाएगा 10/7 प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में। तो 3/7 तो ऐसा ही हो गया और 10/7 आपका अमाउंट हो गया, क्योंकि अमाउंट बड़ा होता है भाई साहब प्रिंसिपल से, ऑब्वियस सी बात है। हाँ ठीक है, मजा आ रहा है भाई? समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आनी चाहिए। सरोज अभी ये चल रहा है ना, इस कॉन्सेप्ट में नहीं होगा ये सब, है ना? हाँ टेंशन मत लो, अब जो चीज सिखाई जा रही है उस पर ध्यान दो, है ना भाई साहब? अब आप बोलो सर इसमें प्रॉफिट लॉस आ गया, तो प्रॉफिट लॉस कहां से आएगा? सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है कि नहीं? तो आपका जो चल रहा है ना उस पर फोकस करो आप, है ना? उसको सीखने की कोशिश करो कि सर क्या सिखा रहे हैं हमें सर। अगला क्वेश्चन देता हूं, देखो मैं आपको रेट दे दिया कितना? 12.5, और मैंने आपको समय दे दिया कितना? 5 साल। अब मेरे को बता दो आप कि साधारण ब्याज का रेशो कितना होगा, अमाउंट का रेशो कितना होगा? जरूरी है ये जानना। दो भाई दो, जवाब दो। हाँ 7 प्रिंसिपल ही तो है, और क्या बोल रहा हूं? अभी जैसे यहां आपने देखा कि भाई साहब यहां 1/8 है, तो आप यहां तुरंत कह देंगे सर 1 साल का है तो 1, 8 के रेस्पेक्ट में, तो 5 साल का 5 हो गया और 13/8 अमाउंट हो गया। हाँ हो गया काम, खेल हो गया भाई साहब। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं सर क्वेश्चन पेपर में, वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि कल को मान लो आपसे बोल दिया जाए कि भैया रेट आपको दे रखी है 37.5%,
और आपका जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 3 वर्ष। ठीक है, तो आप हमें बताइए साधारण ब्याज क्या होगा यदि अमाउंट 6800 रुपया है। बताओ। देखो भैया, अभी आपको समझाया ना कि भैया ये 3/8 होता है। अब 3/8 का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर 8 आपका प्रिंसिपल है तो 3 आपका क्या होगा, 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। 1 साल का अगर 3 है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 × 3, 3 साल का ब्याज। तो कहानी क्या कह रहा है कि 8 अगर प्रिंसिपल है तो 3 साल का ब्याज हो गया 9 अनुपात। तो 9 अगर आप इसमें ऐड करोगे तो 17 आपका क्या हो रहा है, अमाउंट हो गया, राशि हो गई। प्रिंसिपल में ऐड कर दिया 9। अब ये 9 क्या है, 9 तो आपका ब्याज है, 17 आपका अमाउंट है। तो ये 17 जो रेशो है ये 6800 के बराबर दे रखा है। एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 400। तो आपका जो ब्याज था वो कितना रेशो था, 9 रेशो। तो 9 चौके 3600 आपका साधारण ब्याज होगा। कोई तकलीफ है क्या, बोलो। कोई टेंशन है क्या, नहीं। भाई जब आपको बोला गया है कि 9 रेशो आपका ब्याज है तो 9/8 लिख देते। अब 9 में 8 में 9 जोड़ोगे 17 ही तो बनेगा अमाउंट। जैसा कि यहां 8 में 5 जोड़ रहे थे 13 बन रहा था। बताओ, कोई टेंशन है तो। क्लियर है क्या। अब नहीं क्लियर है तो बात आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन भी देते हैं आपको जिससे क्लियर हो जाए। उससे पहले एक नोट लिख लो कि साधारण ब्याज साधारण होता है। साधारण ब्याज साधारण होता है हर साल इक्वल होता है। साधारण ब्याज साधारण होता है, हर साल इक्वल होता है। लिख लो। लिख लिया क्या, अगला क्वेश्चन करते हैं। सर रेट दे रखी है, बिल्कुल बुरी रेट दे दी 41.66%। और टाइम दे दिया मैंने 2 साल 6 महीने। ओह अरे सर बहुत बड़ी रेट कर दी। अरे मैंने कहा चमत्कार पे चमत्कार है। तो आप मेरे को कुछ मत बताओ,
आप मेरे को बताओ कि प्रिंसिपल और साधारण ब्याज और प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात, बस। अब यही तो फर्क है एसआईसीआई में भाई साहब। सर परफेक्ट, अरे तुम्हें उससे क्या लेना देना परफेक्ट है या नहीं है, तुम तो बस जो अमाउंट है उसको बराबर करो ना, खत्म बात। ये मतलब वाली तो मेरे दोस्तों, आराम से पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। 41.66 को 41 सही 2/3 कहा जाता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि ये 125/3 है और 125 हो गया, 25 पंजे 125 और 5/12 कहलाता है। ओके ओके। तो अगर मैं कहूं तो 12 अगर मेरा प्रिंसिपल है, 12 अगर मेरा प्रिंसिपल है तो 5 मेरे 1 साल का ब्याज है। 5 तो 5 क्या है, 1 साल का ब्याज है। गलत कह रहा हूं तो बता दिया करो, और आप लोगों को सही समझाना मेरा काम है कि 1 साल का ब्याज कितना है, 5 अनुपात। ठीक है भाई, ठीक है सर। तो 2.5 साल का कितना होगा, तो 2.5 साल का मतलब होता है 5/2, 5/2 साल का ब्याज। तो 5/2 साल का ब्याज हो गया 25/2 रेशो। भाई 1 साल का ब्याज अगर 5 रेशो है तो 2.5 साल का ब्याज हो गया 25/2 रेशो। तो 2.5 साल का ब्याज 25/2 रेशो हो गया। तो प्रिंसिपल तो ये है और ब्याज कितना हो रहा है, 12.5। तो अमाउंट कितना हो रहा है, 24.5। बस काम खत्म। तो अब आप जो पूछा गया है वो बता दो। सब प्रिंसिपल और इसका रेशो कितना आ रहा है, तो भैया मैं ये कह सकता हूं, मेरा जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा, प्रिंसिपल तो 12 है, ब्याज इतना है, तो 24 और 25। क्या बात है, ये तो इसका रेशो आ गया। और प्रिंसिपल और अमाउंट का कितना है, 12 और 49, 24 और 49। क्योंकि इसको 49/2 लिख रहा हूं ना, 2 उधर गुणा हो जाएगा, तो 24 और 49। कैसा लगा, तो 24 25 24 49, 12.5। भाई पॉइंट को तो हटा दो ना, पॉइंट को हटा दो, रेशो को उसमें बदल दो ना, पॉइंट हटाकर बटे 2 कर दो, तो 49/2 होता है 24.5। तो 49 का 2 इधर आ जाएगा तो 24 हो जाएगा, 24 और 49। यहाँ 24 और 25 था, और होना भी सही है क्योंकि 24 अगर प्रिंसिपल है तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो अमाउंट बन गया 49। सर 25/2 कैसे आया, नीलांचल बोल रहा है। मैंने बताया है, देखो 25/2 कैसे आया। मेरे को इसीलिए दुख होता है कि मैं आपको हर चीज बताकर चलता हूं लेकिन फिर भी तुम ध्यान से नहीं देख पा रहे हो, बताओ। और इसके लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप थोड़ा समय दो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहे हैं सर उस पर ध्यान दो और फिर लिखो ना, आपके सामने ही तो है। इसके अलावा कोई स्टेप नहीं है। और बताओ क्यों क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि कुछ अलग था। अलग होते ही तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वहां आप हार जाते हो, और हार आपके हाथ में ही है, आप खुद हारते हो, कोई और नहीं हराता है आपको। सर ऐसा ही कैसे निकाले, आप खुद सोचिए ना भाई, मैंने तो हर चीज बताई है। आप बताओ आपको कहां समस्या आई है, आप बताओ तो सही मेरे को यार, सर मेरे को ये समस्या है, कौन सा स्टेप आपको दिक्कत दे रहा है, कहां आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज बताएंगे तभी तो मजा आएगा ना। ध्यान कहीं और रखोगे तो नहीं आएगा डियर, फिर वही वाली बात हो जाती है कल वाली। तुम्हारा ध्यान कहीं और क्यों है, मेरे को बताओ तो सही, ऐसा क्या हो जा रहा है तुम्हारा ध्यान कहीं और है ना। तो सोचो कैसे आया कि भाई मैं आपको रेट को लिख रहा हूं, रेट की डेफिनेशन क्या बताई थी कि इस प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज होता है, ये बताया था नहीं बताया था। अब 1 साल का ब्याज 5 है तो टाइम है कितना, 2.5 साल। 2 साल 6 महीने का मतलब होता है 2.5 साल। सर 2.5 साल कैसे,
अरे भाई ये भी तो दिमाग तुम्हें ही लगाना होगा। 6 महीने का मतलब आधा साल, और आधा साल का मतलब 5/2। अब 1 साल का 5 है तो 5/2 साल का ब्याज से ही तो मतलब है 25/2। अब 25/2 ब्याज आ चुका है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्रिंसिपल अगर मेरा 12 है तो 25/2 यानी कि ये मेरा ब्याज है, तो इसमें ये जोड़ूंगा तो ये मेरा अमाउंट है। अब इसको सेट कर दिया, बस इसको डबल कर दिया तो 24 और 25, इसको डबल कर दिया तो 24 और 49, काम खत्म। डबल करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट हटाना है ना, 0.5 हटा दिया, बस रेशो में देना था दे दिया। ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते भाई साहब। आप सोचो कि आप बिल्कुल ही नालायक हो जाओ तो प्रॉब्लम फिर आप लोगों के साथ हमेशा चलती रहेगी, आप सीखने नहीं आए हो आप। तो रेट अगर मैं बोल देता हूं कि 8.33% है, बिल्कुल है, इसलिए तो परसेंटेज पढ़ाया था आपको कि भैया अगर मैंने समय बोल दिया गंदा सा, बहुत गंदा समय बोल दिया कि 2 साल 3 महीने है, अब मेरे को आंसर चाहिए। मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसे करते हो, मेरे को सिंपल सा है कि जब मैंने कंसेप्ट सिखा दिया तो मेरा हर विद्यार्थी उस कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्न को बनाना आना चाहिए। अब काम करो, साइड में जो करना है करो 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 करो। अब ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, बच्चा इनमें कंफ्यूज रहता है, बट आपके पास हथियार है, वो मैं दे रहा हूं आपको, लेकिन आप लड़ना ही नहीं चाहते, हम क्या करें। 8.33%, 8.33% का मतलब होता है 1/12। तो अब यहां समझ जाओ कि प्रिंसिपल अगर 12 है तो 1 साल का ब्याज 1 है, तो ये कितना हो गया सर, 2 साल 3 महीने को आपने बताया था 12 का भाग दे दिया करो, तो 2 सही 1/4 आ गया, 9/4 आ गया। तो 1 साल का ब्याज 1 अनुपात है, तो 9/4 साल का जो ब्याज होगा वो 9/4 ही तो होगा। बात खत्म बात। तो अगर हम ये बोलते हैं कि प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का रेशो कितना है, तो 9/4, तो 4 इधर आ जाएगा, तो 48 और 9, इसको आगे काट सकते हो, अभी मैं काट दूंगा। और अमाउंट का कितना हो जाएगा भाई, देखो प्रिंसिपल आपका 12 है, आपने माना है भाई, नियम अनुसार तो 12 है। अब 9/4 आपका ब्याज है, तो ब्याज इसमें डायरेक्टली जोड़ दो, तो सर 12 चौके 48 और 9 57, /4 खत्म। तो आप यहां ये कह सकते हो सर कि अगर आप इसको 3 से भी काटोगे तो 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 16 और 3, और 3 से काटोगे तो है ना, सही है ना, इधर इधर वो भी तो आएगा, 48 आएगा इधर, है ना। 3 से काटोगे तो 16 और 19, तो आप आंसर दे सकते हो 16 और 3 और 16 और 19, और सही भी है, देख लो, आप खुद ही देख लो, हम तो कुछ नहीं देख रहे। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, अभी नहीं आया तो अगला क्वेश्चन में भी आ जाएगा, आप करके देखो, बस कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए। सर 8 सही 1/3 है ना क्वेश्चन में, भाई प्रॉब्लम मैं बताऊं कहां आ रही है, प्रॉब्लम आपकी जड़ जड़ आपकी प्रॉब्लम है, और आपकी जो जड़ है वो बहुत कमजोर है, जड़ कमजोर है। तो सर जड़ मजबूत करने ही तो आए हैं, तो भाई मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्यों नहीं परसेंटेज जाकर पढ़ लेते। आप परसेंटेज क्यों नहीं पढ़ रहे हो जाकर, जो मैंने पढ़ाया हुआ है। आप आए हो, आप सीखने आए हो, आप यहां जज कर रहे हो, खुद को भी जज कर रहे हो, मेरे को भी कर रहे हो, सर ये कैसे लिख रहे हो आप डायरेक्ट, पिछले वाले में 5/12 कैसे लिख दिया। अरे मेरे भाई ये तो प्रश्न ही नहीं है,
ये तो परसेंटेज में सिखा दिया गया है यार। अब यही तो कह के चलता है टीचर पहले से ही कि यार तुम परसेंटेज पढ़कर आओ पहले। अब ये टीचर की गलती नहीं है ना, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं साधारण ब्याज पर, हम परसेंटेज पर फोकस कर ही नहीं रहे। हाँ, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। अभी अगला क्वेश्चन देखिए कौन करता है, और ये बुरी परसेंटेज पर काम है। देखो अच्छी परसेंटेज तो आसानी से हो जाती है। अभी आपने क्वेश्चन किए भी थे, 30% ले लूंगा तो 130 हो जाएगा अमाउंट, क्या है उसमें, है ना भाई साहब। अभी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रेट में आपको दे रहा हूं 16 सही 2/3% की रेट है, और समय बहुत गंदा दे रहा हूं। हाँ, समय दे रहा हूं मैं 1 वर्ष 219 दिन। ले बताओ, आप सोच सकते हो, सोचो आप मेरे को बताओ प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का रेशो क्या होगा, और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या होगा। क्योंकि अगर आप रेशो निकाल रहे हो ना, तो डेटा देकर आंसर तो गधा भी निकाल लेगा। करिए भैया, मजा आ रहा हो तो प्लीज बताएं, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट है। इसी को थ्योरी कहते हैं दोस्त। एक बटे छह, छह प्रिंसिपल है तो एक आपका ब्याज है 1 साल का। तो ये क्या है, ये 1 साल 219 दिन को हम क्या बोलते हैं, 219/365। सर आपको यहाँ लीप ईयर का कैसे पता, जब कुछ ना हो तो 365 का ही भाग देना पड़ता है। तो 73 का 3 बार और 73 का 5 टाइम्स, यानी कि जो यहां आ रहा है 5 एकम 5 और 3 8/5। तो साधारण सी बात है कि ये आपका 8/5 समय है। ओके, ये 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज 1 रेशो है, तो 8/5 साल का ब्याज 8/5 रेशो होगा। और ये रेशो आ गया, ये 8/5 आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका 6 है। तो कहानी बहुत सिंपल है कि 6 अगर प्रिंसिपल मान रहे हो तो एक तो ये बन गया 6 और ये हो गया 8/5। आगे सॉल्व कर सकते हो, 2 से काट दिया आपने कितनी बार, हाँ ऐसे कर लो, 2 से काट दिया आपने 3 बार और 2 से काट दिया आपने 4 बार, बटे 5 है तो 15 और 4 आ गया। तो आप प्रिंसिपल को 15 ही ले लो और 4 इसमें जोड़ दो। कैसा लगा तरीका, ये ज्यादा सही है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। 15 और 4 और 15 और 19, बोलो कोई दिक्कत है तो, 15 और 4 और 15 और 19, किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना। अब यही चीजें सीखने की हैं भाई साहब, आपको मैं कई बार बोल चुका हूं, सीखने की भी यही चीजें हैं। आप सीखते जाएंगे तो आप टिपिकल से टिपिकल चीजों को बना लेंगे आप, है ना। अच्छी बात है यार, ये बहुत अच्छा लगा मुझे आप सीख रहे हैं। ओके, अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। साधारण ब्याज बराबर, यहां तक खत्म हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल दर समय बटे 100 होता है। तो जो साधारण ब्याज है, क्या मैं आप लोगों से बोल सकता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मूलधन के। साधारण ब्याज है, क्या मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दर के। साधारण ब्याज है, क्या मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है समय के। बोलिए, अरे बोलिए, अरे बोलिए भाई, कि मैं अगर ये फॉर्मूला लिख रहा हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि साधारण ब्याज समानुपाती है मूलधन के, साधारण ब्याज समानुपाती है दर के, साधारण ब्याज समानुपाती है समय के। तो अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है, यदि इफ
प्रिंसिपल को 2 गुना कर दिया जाए, रेट को भी दुगना कर दिया जाए और समय को भी दुगना कर दिया जाए, तो साधारण ब्याज नया वाला पुराने वाले का कितने गुना हो जाएगा? पहला प्रश्न। यदि प्रिंसिपल को 4 गुना कर दिया जाए, दर को 1/28 कर दिया जाए 1/8 और समय को 3 गुना कर दिया जाए, तो साधारण ब्याज कितना होगा नया वाला ओल्ड वाले का? यदि प्रिंसिपल को कोई चेंज ना किया जाए, साधारण ब्याज को हाफ कर दिया जाए, सॉरी, दर को हाफ कर दिया जाए और टाइम को डबल कर दिया जाए, तो साधारण ब्याज नया वाला कितना होगा ओल्ड वाले के? तीनों चीजों पर बात करें आप, जवाब देने की कोशिश करें आप। तो बहुत सिंपल सी गणित है कि जब ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो तीनों को डबल करने का मतलब 8 गुना हो गया। प्रिंसिपल को 4 गुना कर रहा हूं, रेट को 1/8 कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो ये 1/2 आ रहा है और इंटू 3 यानी कि 3/2 गुना हो गया। प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, इसका दुगना आधा कर रहा हूं, इसका दुगना कर रहा हूं, तो ये 1 यूनिट हो जाएगा यानी कि बराबर होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? प्लीज बताएं। मजा आ रहा है? यही तो बात है। अब ये पता है, ये जो चीजें मैं सिखा रहा हूं ये ऐसी एक्सरसाइज हैं जहां प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप पेपर से ही कर लेंगे, मतलब ऐसे पढ़ेंगे और कर लेंगे, क्योंकि आपको पता लगेगा ना कि यार प्रिंसिपल डबल कर रहा है, साधारण ब्याज इतना कर रहा है, तो जैसे कि क्वेश्चन कैसा बनता है मैं समझाता हूं। इस पर एग्जाम्पल लेता हूं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि एक धनराशि पर 5 साल का साधारण ब्याज 9,000 रुपए है, बस इतना दे दिया। यदि समय 5 साल ही हो, दर आधी यानी कि हाफ कर दें और टाइम सॉरी और प्रिंसिपल 3 गुना कर दें, तो नया ब्याज क्या होगा? तो आप लोगों के लिए इस प्रश्न को हलवा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है।
करो करो। देखो भैया, किया है काफी लोगों ने। अब 5 साल में साधारण ब्याज इतना है, तो साधारण ब्याज 5 साल का 9,000 है। अब इसी पे ही तो बात चलेगी। आप 5 साल समय उतना ही रख रहे हो, रेट को आधा कर रहे हो तो ब्याज भी आधा, बताया ना अभी। और प्रिंसिपल को 3 गुना कर रहे हो तो 3 गुना, यानी कि कितना हो गया, 13,500। यानी कि जो 5 साल का जो पैसा है, जो मतलब 5 साल का जो ब्याज है, वो अब 13,500 हो जाएगा। बताओ कोई तकलीफ आई हो तो बता दो, बताओ कोई दिक्कत। ओहो भाई, बहुत भारी आंसर दे रहे हैं कई बच्चे, यही तो कमी है। ठीक है, तो यदि समय 5 साल ही हो और आधा दर दर आधी हो कर दें, यानी कि रेट को जो है वो आधा कर दें, प्रिंसिपल को आप 3 टाइम कर दें, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी धन पर 10 साल का, सॉरी 5 साल का साधारण ब्याज 1,080 रुपया है, यदि प्रिंसिपल को 5 साल के बाद डबल कर दिया जाए, तो 10 साल का साधारण ब्याज बताओ। तो किसी धन पर 5 साल का साधारण ब्याज इतना है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि 5 साल मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं आई, 5 साल तो उतना ही रहेगा। अब अगले 5 साल जब आप डबल कर रहे हो प्रिंसिपल, तो ब्याज भी डबल हो जाएगा। तो ये 5 साल का है और ये अगले 5 साल का है, तो जोड़ दो, 0 8 और 14, 2 3240 रुपया। गलती क्यों कर रहे हो भाई? अगला करिए। यदि किसी सर्टेन प्रिंसिपल पर 5 साल का साधारण ब्याज 600 रुपये है, किसी सर्टेन प्रिंसिपल पर 5 साल का साधारण ब्याज 600 रुपये है, 5 साल का। यदि हर 2 साल में प्रिंसिपल डबल कर दिया जा रहा है, 2 टाइम्स कर दें, तो
6 साल का साधारण ब्याज क्या होगा बताइए। हर 2 साल में डबल कर दें। जो बच्चे कुछ सोच रहे हैं, जैसे कि श्री ने सोचा कि सर टाइम डबल नहीं होगा, कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा कहां हुआ है। आप अपनी मर्जी से अगर सोचना चाहते हैं तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है, बट कहां लिखा हुआ है यहां टाइम डबल करना है। जिनके समझ में नहीं आ रहा उन्हें की जरूरत है कि थोड़ी और लर्निंग रखें। वो लर्निंग कैसे आएगी, थोड़ा सीखें, थोड़ा रिवीजन करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बढ़िया है ना। अब देखो कितना सही क्वेश्चन है भाई। 5 साल का साधारण ब्याज 600 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें तो हर 2 साल में प्रिंसिपल को डबल करना है और 6 साल का निकालना है। तो अब आपको पता है 2-2 साल के पैकेट बनाने पड़ेंगे, 2-2 साल के। तो शुरू के 2 साल तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हर 2 साल में हो रहा है ना। तो शुरू के 2 साल में क्या होगा, 5 साल का इतना है, 1 साल का 120, 2 साल का 240। 240 पहले 2 साल का है। अब अगले 2 साल के लिए प्रिंसिपल को डबल कर दो, यानी कि ये हो गया 480। होता 240 ही, लेकिन डबल कर दिया ना अगले दो, क्योंकि हर 2 साल में हो रहा है डबल। फिर अगले 2 साल के लिए फिर 960। बस अब प्रिंसिपल को डबल करते जाओ, काम होता चला जाएगा। भाई पहले साल का इतना है, अब यहां 4 गुना हो गया कम से कम, 24 चौके 96। अब इन 6 साल का जोड़ लो, ब्याज कितना आ रहा है, 960, 480 और 240। 14 और 4 18, 10 14 और 16, 1680 रुपए आ गया, 1680। बताओ मजा आया नहीं आया, बोलो कैसा लगा। अरे बढ़िया आया, मजा आ गए। अरे यही तो है। अब दिनेश कह रहा है ऐसा 240 कैसे आया, वो नहीं बता पाएंगे दिनेश, वो ही नहीं बता पाएंगे बस कि 240 कैसे आया पहले 2 साल का, क्योंकि 5 साल का 600 दे रखा है, तो 1 साल का 120 है, 2 साल का 240 है, ये नहीं बता पाएंगे हम। क्योंकि आप दिमाग क्यों चलाओगे, आपने तो ये सोच रखा है कि यार मैं दिमाग बेच के आऊंगा और उससे कोर्स खरीदूंगा और फिर सीख जाऊंगा। ऐसे नहीं होता यार, दिमाग साथ में लाकर आना चाहिए था। अगला करते हैं इसी पर। यदि 3 साल का साधारण ब्याज 600 रुपए है और हर 4 साल में प्रिंसिपल डबल हो जाता है, तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे कल करेंगे। मैं 3 साल का 600 है, 1 साल का 200 हो गया, इतना सबको पता चल गया। अब बोला क्या गया है कि हर 4 साल में ऐसा हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं, तो 1 साल का 200 हो गया, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 800। अब 4 साल के बाद आपने क्या किया है, बात समझना, 4 साल तक की बात है। अब 4 साल में प्रिंसिपल डबल हो रहा है, तो यानी कि जो अगला होगा, अगला टेन्योर जो होगा उसमें ब्याज डबल होगा। लेकिन 1 साल का ब्याज कितना है, 200 है, तो मेरे को आगे 4 साल का तो ब्याज कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 साल को तो पहले जितना ही रहेगा। अगले 1 साल का जो ब्याज होगा, जहां 200 था अब वो वहां 400 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो डबल हो गया ना केवल 1 साल के लिए, और 1 साल ही लेना है, क्योंकि 5 साल की बात कर रहे हो आप, आगे बात ही नहीं कर रहे हो। तो 4 साल तो कोई चेंज नहीं हुआ,
अगले लास्ट का जो 1 साल था उसमें डबल कर दिया क्योंकि प्रिंसिपल डबल हो गया। अब तो 4 साल का भी डबल होता और 1 साल का भी डबल होगा, काम खत्म। यानी कि आंसर आ गया 1200। दिमाग वाला क्वेश्चन है ना दोस्तों, समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को? भाई शुरू के 4 साल तो कोई चेंज ही नहीं हुआ ना, कि हर 4 साल में चेंज हो रहा है। तो पहले 4 साल के लिए जो ब्याज है वो 800 हो गया, अब 1 साल का 200 है। अब जब 4 साल के बाद 5वां साल आएगा तो पांचवें साल में डबल हो जाएगा ना ब्याज। तो जहां 1 साल का 200 था वहां 1 साल का 400 लगेगा। बस यही कहानी है, और क्या। मजा आ गया होगा उम्मीद करता हूं आपसे। चलिए, कैसा लगा सेशन प्लीज बताएं आप लोग। हाँ, और आप सभी लोगों को ही आना है क्योंकि आप सभी लोगों की जिंदगी का सवाल है, और क्या। रेलवे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो या यूपी या बिहार पुलिस, देखो मैंने कुछ एग्जाम्स यूपी बिहार लिए हैं, उसके अलावा झारखंड पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, उड़ीसा पुलिस, तैयारी आप कर सकते हो। बस जो चीजें हैं आप लोगों को बता दी जाएंगी कि भैया आपकी जो पर्टिकुलर जीके है, जहां आपको ब्रॉडली हमें वो टीचर्स नहीं मिलते हैं तो वो नहीं मिल पाएंगे। अदरवाइज जो आपकी जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं वो हम कवर करवाएंगे इसमें आपकी। उससे क्या होगा कि एक तरफ आपका बोझ हल्का हो जाएगा, वो एक एग्जाम के साथ साथ आप डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जीके आप लोकल पढ़ते हैं, जैसे हिमाचल की जीके हो गई, तो वो आप वहां पढ़ें, खुद पढ़ें, वो कहीं से कोई बुक लाकर पढ़ें, क्योंकि वो आपको पता रहती है ज्यादा, ठीक है ना। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बताई जाएंगी कि कब क्या होने वाली हैं, फ्री क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं, कैरियर लैब पर कब कब टाइम पर ये क्लासेस होंगी। बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों। अब जिंदगी संभलने का वक्त आ चुका है, आपको कंट्रोल में लाने का वक्त आ चुका है। अब आपको कंट्रोल बांध के रखना है। तो 11 बजे जुड़ना ना भूलें मेरे साथ, मेरे इस प्यारे से सेशन में, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल पर। अभी मिलेंगे हम लोग और वहां पर चीजें बताएंगे। उसके अलावा जो आपके सजेशंस होंगे वो लिए जाएंगे। दिल्ली पुलिस भी है इसमें, वेरी गुड। तो ये चीजें आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में सारी सेट हैं, आप बिल्कुल इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। उसके बाद ये होमवर्क आपका है, ये आपको आज करना है, ठीक है। होमवर्क में कसर मत छोड़ना और सारा होमवर्क आप कर लेना, ठीक है भैया। चलिए, तो ये होमवर्क कर लेना, मैंने 45 क्वेश्चन दे दिए हैं, है ना, कर लीजिएगा, ठीक है भाई। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा पढ़ो, रिवीजन करो जो मैंने आज पढ़ाया है, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें मैंने पढ़ाई हैं आज आपको और अलग लेवल पे पढ़ाई हैं। तो आपको ये चीजें सीखने को मिलेंगी बहुत ज्यादा।